सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखो, पूरा देखो, स्किप ना करें। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक निवेदन और है कि अगर आपकी कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर दें ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। भारत के पर आक्रमण करने वाले भारत के यवन राज्य, और हम पहले जानेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी, उनका क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंद यूनानी। कौन? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी से क्या मतलब है? विदेशी आक्रमणकारी का क्रम हम बता रहे हैं। हिंद यूनानी का मतलब इंडो ग्रीक। ठीक है, इसके बाद शक, पहलव, कुषाण। शक, पहलव, फिर कुषाण। ठीक, यही क्रम है। सबसे पहले हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है, सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक स्वतंत्र प्रांत हो गए। ठीक, तो विद्रोह किसके समय में हुए? एंटियोकस द्वितीय के समय में। एंटियोकस प्रथम के समय में तो बिल्कुल अक्षुण्ण था, और एंटियोकस द्वितीय के समय में विद्रोह हुए। यहां पर विद्रोह हुए, और विद्रोह क्या क्या हुए, कौन कौन से राज्य बने, कुछ अनेक प्रांत स्वतंत्र हुए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोट्स प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो सबसे पहले हम बैक्ट्रिया की बात करते हैं। बैक्ट्रिया तो बैक्ट्रिया पर डियोट्स प्रथम, फिर डियोट्स द्वितीय, डियोट्स प्रथम। ठीक है, बैक्ट्रिया पर डियोट्स प्रथम, फिर इसके बाद डियोडोट्स द्वितीय। ठीक है, डियोडोट्स प्रथम, फिर डियोडोट्स द्वितीय। ये सब बैक्ट्रिया के शासक हैं। डियोडोट्स प्रथम, डियोडोट्स द्वितीय, डेमेट्रियस और मिनांडर यूकेटाइट्स। मिनांडर के बाद कौन आया? यूक्रेटाइट्स, एंटी आल्किड्स। ठीक, यूक्रेटाइट्स और यूक्रेटाइट्स, एंटी आल्किड्स, हर्मिक्स। यही सब, इन्हीं सभी लोगों का शासन रहा। तो भारत का जो पहला आक्रमण है बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था।
भारत पर जो आक्रमण है हम उसी की बात कर रहे हैं केवल। भारत पर आक्रमण किसने किया था? इसी बैक्टीरिया के शासक बैक्टीरिया। कौन किया था? डेमेट्रियस। ये था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने किया था। बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। और यह आक्रमण कब किया था? 190 ईसा पूर्व। 190 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध। अफगानिस्तान पंजाब एवं सिंध के बड़े भाग पर, एक बड़े भाग पर अधिकार जमा लिया था। बड़े भाग पर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भाग पर इसने अधिकार जमाया था। कौन जमाया था? डेमेट्रियस ने, ठीक, अधिकार जमा लिया था और साकल को अपनी राजधानी बनाया था। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। साकल को राजधानी बनाया। इसको क्या कहा जाता है? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई यूनानी, ठीक, यही था बैक्टीरियाई यूनानी। कौन? डेमेट्रियस, ठीक। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व। सबसे अधिक विख्यात यही मिनांडर हुआ। डेमेट्रियस का शासन तो देख रहे हो। हम यहां पर ये जानेंगे कि सबसे ज्यादा विख्यात कौन हुआ। तो सबसे ज्यादा विख्यात कि कौन हुआ? हिंद यूनानी शासकों में मिनांडर, ठीक, मिनांडर। इसका क्या समय था? 165 से 145 ईसा पूर्व। 165 से 145 ईसा पूर्व, यही इसका काल था मिनांडर का, ठीक। तो मिनांडर सबसे ज्यादा विख्यात हुआ। सबसे ज्यादा विख्यात हुआ हिंद यूनानी शासकों में। हिंद यूनानी शासकों में सबसे ज्यादा विख्यात मिनांडर हुआ, ठीक। और इसकी जो एक इसका जो राजधानी थी साकल, वो कहां पर है? साकल कहां पर है? साकल आधुनिक सियालकोट से इसकी तुलना आप कर सकते हो। आधुनिक सियालकोट, ठीक, आधुनिक सियालकोट। तो उस समय ये शिक्षा का केंद्र भी था। शिक्षा का केंद्र था उस समय, ठीक। ये उस समय शिक्षा का केंद्र था। मिनांडर एवं नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे और मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित हैं, जिसे मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। मतलब एक पुस्तक है, वो मिलिंद पन्हो, ठीक। ये क्या है? एक पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या है? नागसेन और मिनांडर, नागसेन द्वारा दिया मिनांडर के प्रश्न है, नागसेन के उत्तर है। मिनांडर के प्रश्न और
नागसेन के उत्तर, अर्थात मिनांडर और नागसेन प्रश्नोत्तर है। मिनांडर और नागसेन प्रश्नोत्तर, और यही है ये मिलिंद पन्हो जिस पुस्तक का नाम है। तो ये नागसेन जो है ये बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, और इस उसी पुस्तक में संग्रहित है, ठीक। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए हुए सिक्कों के बारे में विधिवत रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। भारत के सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किए। जब तक सोने के सिक्के की अगर बात हो तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले इन्हीं हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। इस मामले में ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए। तो इसका उत्तर यही है कि हिंद यूनानी शासकों ने। हिंद यूनानी शासकों में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उदाहरण है। हेलेनिस्टिक आर्ट ये हिंद यूनानी शासकों का ही है, ठीक है, और भारत में गंधार कला इसका उदाहरण है। भारत में गंधार कला इसी का उदाहरण है, ठीक है। ये यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। पर्दा जो नहीं होता है, नाट्य में पर्दा गिरा, पर्दा उठा, है ना, तो पर्दे का प्रचलन करके नाट्य कला के विकास का योगदान दिया। पर्दे का प्रचलन किया किसमें? नाट्य कला में पर्दे का प्रचलन किया, और इसीलिए ये यूनानियों की देन थी पर्दे का। तो यवनिका शब्द आता है। यवनिका, जब नाटक में पर्दा पटाचेत यानी गिरता है तो उसको यवनिका कहते हैं, उस पर्दे को यवनिका कहते हैं, ठीक। तो फिर इसके बाद हम शक पढ़ेंगे। शक हिंद यूनानी के बाद कौन? हिंद यूनानियों के बाद शक भारत में आए, ठीक। हिंद यूनानियों के बाद शक भारत में आए। ये जो मूलतः है, इनका जो मूलतः ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे, और एक चरागाह की खोज में भारत आए थे। चरागाह की खोज में भारत आए थे, और इनका पहला राजा जो था, प्रथम शक राजा मोह था, ठीक। इन शकों की 5 शाखाएं भारत में स्थापित हुई। 5 शाखाएं, जिनमें आप क्रम से आप देखेंगे तो इनकी जो पहली शाखा थी शकों की, पहली शाखा इनके ये अफगानिस्तान क्षेत्र में इनका शाखा स्थापित हुई। दूसरी शाखा पंजाब में, राजधानी इनको तक्षशिला बनाया। तीसरी शाखा मथुरा में। चौथी शाखा ये पश्चिम भारत पर इन्होंने आधिपत्य जमाया, और 5वीं शाखा ये दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। कहां पर? दक्कन पर। क्रम से पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा,
चौथी शाखा पश्चिम भारत, पांचवी शाखा दक्कन, दक्कन मतलब आप दक्षिण भारत इसको कहोगे। ठीक है, इस तरह ये शकों का है इतिहास, और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत। अब विक्रम संवत क्यों महत्वपूर्ण है, किसने शुरू किया, है ना? तो विक्रम संवत कब शुरू किया गया था? वहीं से विक्रमादित्य की उपाधि शुरू हुई थी। ठीक, विक्रमादित्य की उपाधि। तो ये विक्रम संवत इन्हीं को हराने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ठीक, तो 58 ईसा पूर्व में ये उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे। 58 ईसा पूर्व में कौन? उज्जैन के स्थानीय राजा थे, इन्होंने शकों को परास्त किया था। स्थानीय राजा थे। ठीक, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा कौन थे? स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया और उनको खदेड़ दिया। ठीक, कौन? स्थानीय राजा जो थे शकों को पराजित करके खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित किया, शकों को खदेड़ कर विक्रमादित्य, यहीं से उपाधियां शुरू हुई। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक, ये उज्जैनी के राजा थे, उज्जैन के स्थानीय राजा थे। अभी इनके उपाधि आगे भी चली है, तो उस आधार पर ब्रह्म ही करिएगा। तो और ये घटना 58 ईसा पूर्व की है। ठीक, तो इन्होंने खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। इसी विजय के में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत किस पर? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ठीक, ये विक्रम संवत की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। ठीक है, इनकी संख्या 14, इस उपाधि की संख्या कौन था? विक्रमादित्य। ये जो उपाधि थी इसकी संख्या 14 तक पहुंच गई। हेमू का नाम सुने हैं? वो भी ये धारण किए थे, 14 तक पहुंच गई थी। ठीक, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे? सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के छोटे भाई। ठीक है, ये प्रतापी भी थे, तो ये सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे। और भले ही विक्रमादित्य उपाधि इनकी नहीं थी, पहले से ही चल रही थी, लेकिन सबसे विख्यात यही हुए। ठीक है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में जो पश्चिम भारत में शक थे, सबसे लंबे अरसे तक इन्होंने शासन किया।
कौन से? पश्चिम भारत के शक। लंबे अरसे तक किया। रामगुप्त की कहानी में इन शकों का नाम आता है। लंबे अरसे तक शासन किया। ठीक है, लंबे अरसे तक शासन किया था। किसने? पश्चिम की शाखा वाले। ठीक है, और गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई थी और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। इस पश्चिम भारत की जो शक थे, इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के। आगे चल करके रुद्रदामन का नाम आता है, जिसको आप सुदर्शन झील के संदर्भ में और जूनागढ़ अभिलेख में आप इनका नाम सुनते हैं। ठीक, तो पश्चिमी शाखा के ही शक थे। सुदर्शन झील के संदर्भ में सुनते हैं ना जूनागढ़ अभिलेख, तो ये पश्चिमी शाखा के ही थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। उसी शाखा के थे, पश्चिम के। शकों के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ये सबसे प्रतापी शासक थे शकों के। ठीक, और ठीक है, और इनका शासन कब था? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी। रुद्रदामन का, रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी इस शक का शासन था। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े क्षेत्र पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। और इस झील को बनवाया किसने था? हाँ, मतलब मौर्यों द्वारा निर्मित थी ये। मौर्यों द्वारा, हाँ, मौर्यों द्वारा निर्मित थी। ऐसा इस अभिलेख में भी वर्णन मिलता है, मौर्यों द्वारा निर्मित थी। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था। ये संस्कृत का प्रेमी था। संस्कृत का प्रेमी था। ठीक है, संस्कृत का प्रेमी था। उसने ही सबसे बड़े विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है, गिरनार अभिलेख संस्कृत भाषा में है। हाँ, और बाकी इसके पहले सभी जो अभिलेख होते थे ज्यादातर प्राकृत भाषा में है। भारत के शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। शक राजा क्या कहते थे? क्षत्रप। अपने को क्षत्रप कहते थे। इसके बाद नाम आता है पार्थियाई और पहलव का। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। शकों के बाद कौन है? शकों के बाद पार्थियाई। पार्थियाई है। शकों के बाद पार्थियाई। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। प्रसिद्ध पार्थियाई कौन था? गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा था। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस भारत आए थे। भारत आए थे किस लिए? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। ईसाई
धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। ठीक है, सेंट थॉमस। और पारथियाई लोगों का मूल स्थान कहां था? ईरान के थे। पारथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। ठीक, पारथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। इसके बाद कुषाणों का नाम आता है। ठीक, कुषाण। अब हम पढ़ेंगे कुषाण। ठीक है, कुषाण पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची या तोखरी भी कहलाते हैं। कुषाण क्या कहलाते हैं? हाँ, ये पहलव के बाद आए, इन्हीं को यूची या तोखरी भी कहा जाता है, इन्हीं कुषाणों को। ठीक, कुषाणों को यूची या तोखरी भी कहा जाता है। ठीक है, यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था। उन्हीं के एक कुल थे, उन्हीं के कुल के कुषाण थे। कुषाण का जो संस्थापक था कुषाण वंश का, वो कुजुल कड़फिसेस था। संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस, ये संस्थापक था। और सबसे प्रतापी राजा, अगर प्रताप करें, सबसे प्रतापी राजा इस वंश का, सबसे प्रतापी राजा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। ठीक, कनिष्क के समय में बौद्ध संगीत हुई थी, चौथी बौद्ध संगीत कहां हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। और इसी में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय का स्पष्ट विभाजन हुआ था, है ना? और उस संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। सबसे खास बात है कि हीनयान महायान का स्पष्ट विभाजन। ठीक है, तो ये इनसे जुड़ी है कनिष्क से। और कनिष्क इस कुषाण का सबसे प्रतापी राजा था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। राजधानी कहाँ थी? हाँ, राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर थी कनिष्क की कुषाणों की राजधानी। ठीक, और इनकी एक राजधानी और थी जिसको हम द्वितीय राजधानी कहते हैं। द्वितीय राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। द्वितीय राजधानी मथुरा थी कुषाणों की। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठा, ये महत्वपूर्ण डेट है। गद्दी पर बैठा था और यहीं से इन्होंने शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। इसलिए ये तिथि और महत्वपूर्ण है। ठीक, शक संवत तो यहीं से चलाया था। तो इस समय शक संवत कितना चल रहा है? मतलब आप इस समय जो सन है उसी में से आप 78 घटा देंगे।
78 घटा देंगे तो जो भी आएगा वो इस क्रम का शक संबत होगा। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है, प्रयोग में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, और बौद्ध धर्म की चौथी संगीत इन्हीं के काल में भी थी, कुंडलवन में भी थी। ठीक है, इसी समय हीनयान महायान अस्पष्ट समुदाय संप्रदाय बटे थे। वसुमित्र ने इस चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान दीजिए, अध्यक्षता इन्हीं के समय में, कनिष्क के समय में क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत, चौथी बौद्ध संगीत अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। ठीक है, अस्पष्ट विभाजन हुआ था हीनयान एवं महायान में, यहीं पर स्पष्ट विभाजन हुआ था। ठीक है, तो और ये कहाँ हुई थी ये संगीत? बौद्ध संगीत कुंडलवन में, कुंडलवन में हुई थी। और शासन तो पता ही आपको, कनिष्क का शासन था। ठीक, तो ये जानकारी हो गई इनके संदर्भ में। चीनी जनरल पेन चौवा, चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट जीके है। कौन था? चीनी जनरल था, चीनी जनरल पेन चौवा। पेन चौवा क्या था? कनिष्क को हराया था, कनिष्क को हराया था। किसने? पेन चौवा, पेन चौवा कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाणों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। ठीक है, अब इनके साथ क्या खास है? और आरंभिक कुषाणों ने, आरंभिक कुषाणों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत किसने करी थी? हिंद यूनानियों। भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। किसने जारी किया था? आरंभिक कुषाणों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। और इसकी जो क्वालिटी थी उत्कृष्ट, ये गुप्त काल से उत्कृष्ट थी, गुप्त काल से उत्कृष्ट थी। शुद्धता, ठीक, शुद्धता गुप्त काल से उस उत्कृष्ट थी, बढ़िया थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, यह भी एक तथ्य है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे। जबकि हमने बताया कि शुरुआत किसने किया था? हिंद यमन ने। ठीक, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने तांबे के भी सिक्के जारी किए थे, तांबे के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के जारी किए, कहां जारी किए? तांबे के सिक्के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में, यहां पर इन्होंने क्या किया था? कुषाणों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक, तांबे के सिक्के
जारी किए थे। ये है कुषाणों के बारे में जानकारी। और भी एक बात है, एक तथ्य और है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य चरक था। चरक बहुत फेमस नाम है। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। ठीक है। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान और चरक संहिता की रचना। चरक ने क्या? आयुर्वेद का विख्यात विद्वान और क्या क्या था इसने? चरक संहिता की रचना। चरक संहिता की रचना किया था। आयुर्वेद का विद्वान था ये, और चरक संहिता की रचना किया था। इसमें क्या थे? 8 भाग थे, 120 अध्याय। चरक संहिता में 8 भाग और 120 अध्याय। ठीक है, विशाल ग्रंथ था। 8 भाग और 120 अध्याय। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है ये। ठीक है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। कौन? चरक संहिता। ठीक है। महाविभाष्य सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभाष्य, अगला नाम है महाविभाष्य। महाविभाष्य सूत्र, ये किसका नाम है? महाविभाष्य सूत्र। ठीक है, महाविभाष्य सूत्र। इसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र। वसुमित्र बौद्ध विद्वान थे वसुमित्र, और ये चौथी बौद्ध संगीत में भी थे वसुमित्र। ठीक है, और इनके महाविभाष्य सूत्र के ये रचनाकार हैं, और इन्हें इसी महाविभाष्य सूत्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। ठीक, महाविभाष्य सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ये अश्वघोष थे क्या? अश्वघोष ये राजकवि भी थे, कनिष्क के राजकवि। ठीक, इन्होंने क्या रचना की थी? एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, इस पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र। ठीक है, तो इसका बुद्ध चरित्र का दर्जा बौद्ध धर्म में बौद्ध के रामायण के रूप में है। बौद्ध के रामायण के रूप में इसका दर्जा है। जो दर्जा हिंदू में रामायण का है, वही दर्जा बौद्ध में बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक का है। ठीक, और वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरच भी कनिष्क के दरबार के में थे। कनिष्क के दरबार में और कौन कौन से विद्वान थे? कनिष्क के दरबार में थे वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन और महाचेत। ठीक, कौन कौन से नाम आए? वसुमित्र। ठीक है, कौन कौन सा नाम आए? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरच। महाचेत और संघरच। ठीक है, ये विद्वान थे कनिष्क के दरबार के। वसुमित्र, पार्श्व, ठीक है, नागार्जुन, महाचेत्र, संघरच,
एक कनिष्क के दरबार के विभूति थे, विद्वान थे। कनिष्क के दरबार के विभूति थे ये इतने लोग: वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरथ। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संघरथ। ठीक, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरथ ये उनके दरबार के विभूति थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन की पुस्तक का क्या नाम था? माध्यमिक सूत्र। ठीक, और इसमें क्या था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसीलिए भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? नागार्जुन ने। ठीक, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। कनिष्क 102 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कौन था? अंतिम शासक वसुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। ये सभी कुषाण राजा क्या कहलाते थे? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये चीनियों की तरह ये सब बातें इन्होंने चीनियों से ली थी। देवपुत्र की शब्दावली कहां से ली थी? चीनियों से। गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आपको पता ही है। गांधार शैली और मथुरा शैली ये सब कला हैं। इन दोनों का विकास कब हुआ था? कनिष्क के शासन में। कनिष्क के शासन में इन कला शैलियों का विकास हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है। गांधार के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? कनिष्क। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने ही करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था? चीन में। और मथुरा में साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा में साटक नामक वस्त्र बनता था। साटक। और ये जो रेशम का है, रेशम बनाने की तकनीक जो है चीन की है। रेशम तकनीक क्या है? चीन की है कि जानवरों को पालो, ऐसा जलाओ, ऐसा मतलब रेशम कीट पालो और उससे रेशम बनेगा। ये सब तकनीक किसकी है? चीन की है। ठीक। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ये भी ध्यान रखिए। वास्तुकला से क्या मतलब है?
हाँ, भवन निर्माण। कुषाण काल में किसका विकास हुआ था? वास्तुकला। वास्तुकला में सर्वाधिक विकास हुआ था। सर्वाधिक विकास वास्तुकला में, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में। इसी काल में बुद्ध की खड़ी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ये भी ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछा गया है। बुद्ध की खड़ी मूर्तियों का निर्माण कहाँ हुआ? निर्माण कुषाण काल में। कुषाण काल में, कुषाण काल में। यह है आपके कुषाण काल तक का सामान्य ज्ञान। ठीक है, कुषाण काल।